अभी तक हमने टू पार्टिकल सिस्टम के साथ जो जो हो सकता था उन सारी चीजों की चर्चा कर ली है। मतलब कोलिजन की बात कर ली है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, इसकी बात कर ली है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, उसकी कंस्ट्रेंट बताई कि वर्क एनर्जी थ्योरम कभी भी सिंगल ब्लॉक पे नहीं लगाना है बिकॉज यू मे लीड टू अ रॉन्ग सॉल्यूशन। लगा सकते हैं थियोरेटिकली, नोबडी इज स्टॉपिंग यू टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन अ सिंगल पार्टिकल, बट इट इज वर्थलेस बिकॉज यू, आपको दिखा था, याद है, मेहनत बहुत करनी पड़ी थी, नॉर्मल का वर्क डन निकालो फिर लिखो फिर काम करना पड़ रहा था। तो हमने टू पार्टिकल सिस्टम पे काफी सारे बातें कर ली है। कुछ बातें और बची हैं टू पार्टिकल सिस्टम पे, हम उनकी भी बात कर लेते हैं ताकि हमारा टू पार्टिकल सिस्टम में कम से पहले न्यूटन्स लॉ तक वर्क एनर्जी तक हमने सिंगल पार्टिकल पे सब कहानी कर ली। अब हमने टू पार्टिकल सिस्टम में, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में टू पे काम कर ली। इसके नेक्स्ट स्टेप आएगा जब मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम होंगे, उनके साथ हम कैसे बात करेंगे। और टू पार्टिकल सिस्टम को पूरी तरह से समझ लेते हैं, बाकी थोड़ी बातें बहुत है उनको समझ लेते हैं। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट का नाम है रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास, राइट ऑन, रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास किसके लिए एप्लीकेबल है? ऑब्वियसली जो हम पढ़ रहे हैं टू पार्टिकल। रिड्यूस्ड मास टू पार्टिकल सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है, कोई कहानी बन के। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, इसमें क्या हो रहा था मैं फिर से बता देता हूं। if there is what we are going to do here, if we have a two block system, there is no external force acting on the system and you want to observe one block from another, then you will apply the all real forces whatever are acting. You cannot apply any pseudo force on that, but you have to change the mass to explain, to use the equation F बराबर ma के लिए F बराबर m में m की जगह क्या m1 नहीं डालना है, m2 नहीं डालना है, क्या डालना है, म्यू डालना है, and you will get all your answer. क्लियर है क्या मेरी बात? इट्स अ वेरी गुड टेक्निक, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद चीज है, समझ में आनी चाहिए। इसके दो फायदे हम दिखाते हैं आपको, देखने की कोशिश करते हैं क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये m मास का पार्टिकल है, ये आ रहा है v से, ये 2m मास का पार्टिकल है, ये 2m मास का पार्टिकल आ रहा है, ये आ रहा है 3v से। e की वैल्यू 1/3 है, e की वैल्यू 1/3 है। इसने बोला कि व्हाट इज द हीट लॉस, टक्कर हुई तो लॉस कितना हुआ। क्या तरीका था हमारे पास? नॉर्मल गरीबों वाला मेथड क्या था हमारे पास? पहले इनकी पूरी मेहनत कर कुरा के कॉमन वेलोसिटी, यामन वेलोसिटी कर कुरा के फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, ईदर विद द कॉमन वेलोसिटी कॉन्सेप्ट और बाय द टू इक्वेशंस मेथड। आता है ना हमें ये सारी बातें? ऐसा तो सब समझ में आ रहा है हम लोग क्या बोल रहे हैं? तो हम इसकी फाइनल वेलोसिटीज निकालेंगे, फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे एंड वी कैन गेट द आंसर। क्लियर है क्या मेरी बात? पक्का? अब देखिए, अब मैं कैसे इस सवाल को कर रहा हूं, पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये टू पार्टिकल सिस्टम है? टू पार्टिकल सिस्टम है। क्या इस पे कोई बाहरी फोर्स है? नहीं, कोई बाहरी फोर्स नहीं है। अब इतना ध्यान से दिख रहा था कोई फोर्स क्या? अच्छा, मुझे लगा मैंने छूट गया, मैं देखने लगा क्या बाहरी फोर्स नहीं है, सब हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, कोई बाहरी फोर्स नहीं है, नो बाहरी फोर्स, टू ब्लॉक सिस्टम। अच्छा एक बात बताइए, हीट लॉस जो हो रहा होगा वो क्या हर फ्रेम से सेम ही होगा? मैं जो एनर्जी का लॉस हुआ होगा सराउंडिंग में क्या होगा, मैं देखूं, तुम देखूं, नाच के देखूं, कहीं से देखूं, सब जगह सेम ही आएगा। तो हीट लॉस हर जगह से सेम आएगा। तो इसने बोला हीट लॉस निकालो। क्या बोला? हीट लॉस निकालो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फ्रेम से इंडिपेंडेंट है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अगर फ्रेम से इंडिपेंडेंट है तो मैं इस पे बैठ के देखने लगा, क्या सवाल है अब देखिएगा ध्यान से, क्या सवाल है देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा भैया ये हमारा सवाल है, मैं हूं दीवार, एम आई मेकिंग सेंस? ये 2m वाला पार्टिकल जो मुझे दिख रहा हो वही बनूंगा। 2m मुझे तो दिखेगा, मुझे लग रहा है ये मेरी तरफ आ रहा है 4v से, ये सही यही दिखेगा क्या मुझे? बिल्कुल ये नहीं दिखेगा, ये दिखेगा 2m/3 आ रहा है मेरी तरफ 4v से। अरे अभी क्या सिखाया था? मास उसका कितना हो जाएगा? म्यू का फॉर्मूला क्या था? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 m इंटू 2m अपॉन m प्लस 2m। तो 2m स्क्वायर अपॉन 3m, एक m कैंसिल, 2m/3। तो क्या मुझे दिख रहा होगा 2m/3 का 4v से आ रहा है? अरे चेक करिए। तो क्या ये टक्कर के बाद मुझे पता है कि टक्कर के बाद इसका मास 2m/3 ही रहेगा? अरे टक्कर से मास थोड़ी बदल जाएगा बे, टक्कर के बाद इसका मास 2m/3 ही रहेगा। पर ये जो इधर की तरफ जाएगा, क्या ये दीवार है तो इसकी वेलोसिटी आराम से 4v/3 हो जाएगी। क्या इसकी वेलोसिटी 4v/3 हो जाएगी? अरे v से आया, e की वैल्यू 1/3 है तो 1/3 से वापस लौटेगा। तो क्या ये 4v/3 से लौटेगा?
तो क्या इस केस में हम सीधे आंसर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालें? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालें तो क्या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालें तो सीधे सीधे हाफ इंटू 2m/3, अरे चेक करिए, इंटू 4v का होल स्क्वायर माइनस 4v/3 का होल स्क्वायर हो गया। अरे बताइए, तो क्या हमारा ये कैलकुलेशन बहुत कम हो गया? पहले हमें क्या करना पड़ता, मैं भूल गया। पहले वेलोसिटीज निकालते फाइनल, वो सब लगा लुगू के, फिर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखते दो टर्म, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखते, फिर घटाते, फिर उसके बाद आंसर आता। क्लियर है क्या मेरी बात? आज से क्या होगा, जब भी किसी कोलिजन में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, तो इसी को हमने यहां पे लिख दिया, वी कैन यूज द फॉर्मूला हाफ म्यू v relative square into 1 minus e square. This become the loss in kinetic energy का फॉर्मूला। आज से हम सीधे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम ये इस्तेमाल करेंगे। देखिए 4v का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हाफ, ये क्या हो गया, म्यू, 4v हो गया v रिलेटिव, 1 बचा यहां 1 या 1/3 का स्क्वायर, वही लिखा है। अरे समझ में आया? तो आज से हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कभी भी पूछेगा, वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मेकिंग सेंस? बहुत बढ़िया। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। फ्रॉम नाउ इट इज नॉट अ डिफिकल्ट जॉब। फॉर नाउ इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, आई डोंट नीड टू सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, सीधे आंसर एक बार में बता देंगे। क्लियर है क्या मेरी बात? और देखते हैं और क्या फायदा है, और क्या फायदा है। मान लीजिए ये सवाल है आपके पास, m मास का पार्टिकल है, एक स्प्रिंग है, और ये 2m मास का पार्टिकल है, और ये v वेलोसिटी से जा रहा है। क्वेश्चन है फाइंड आउट मैक्सिमम इलॉन्गेशन। करिए, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड आउट मैक्सिमम इलॉन्गेशन, फाइंड आउट मैक्सिमम इलॉन्गेशन, फाइंड आउट मैक्सिमम इलॉन्गेशन। याद है ये सवाल हमने बहुत देर तक समझते हुए किया था पूरा प्रोसेस को। कब होगा मैक्सिमम इलॉन्गेशन? बहुत बढ़िया। पहले वेलोसिटी सेम हो जाएंगी तो मोमेंटम कंजर्वेशन से वेलोसिटी सेम वाली निकालेंगे, फिर वर्क एनर्जी लगाया था, ऐसे किया था। अब हम क्या कर, मैं अब पूछ रहा हूं, क्या ये 2 पार्टिकल सिस्टम का सवाल है? क्या कोई बाहरी फोर्स है? नो। तो क्या मैं एक पे बैठकर इलॉन्गेशन जो होगा कहीं से देखूं, इलॉन्गेशन तो सेम ही होगा। तो मैंने क्या किया, एम पर बैठ गया। तो मेरे लिए क्या सवाल है अब, ये मेरे लिए सवाल है, एक स्प्रिंग है और यहां पर एक ब्लॉक है, इसका मास है 2m/3 और ये जा रहा है v से, और इस पे स्प्रिंग एक लगी हुई है, बस फोर्सेस तो बदलते नहीं है, सूडो फोर्स तो होता नहीं है। ये सवाल है। अब ये सवाल काफी आसान है। क्या क्या पूछा, मैक्सिमम इलॉन्गेशन। कब होगा मैक्सिमम इलॉन्गेशन इस सवाल में? जब ये रुक जाएगा। तो इसका मतलब इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ गया, हाफ 2m/3 v स्क्वायर बिकम हाफ kx स्क्वायर। खत्म सवाल। या वर्क एनर्जी थ्योरम या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। दिस इज हाउ वी गेट द आंसर। कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x? इट इज फास्ट। तो 2 पार्टिकल सिस्टम में जितनी बातें दुनिया में पता है, सलो ने बहुत मेहनत की क्योंकि उनको 3 पार्टिकल डील ही नहीं करना था। तो 2 पे सब लोग घुसे रहे। तो 2 पे इतना काम कर रखा है लोगों ने, इतना काम कर रखा है। कब? 1900 के आसपास की जनता ने, उसके बाद की नहीं। मैं वहीं फंसा हुआ हूं अभी तक। हाफ 2m/3 v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास। कब एप्लीकेबल है? 2 पार्टिकल सिस्टम, F(0). क्या कर सकते हैं? एक पर बैठकर दूसरे को देख सकते हैं, जो उसको दिखेगा हम सब समझा सकते हैं, लेकिन उसमें हमें फोर्स नहीं बदलने हैं। लेकिन क्या बदल सकते हैं? मास। मास कितना हो जाएगा? म्यू। म्यू कैसे निकालते हैं? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज रिड्यूस मास बहुत पसंद है फिजिक्स के लोगों को जो क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं। क्लियर है? अगला एप्लीकेशन ऑफ इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। मोमेंटम थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ इंपल्स मोमेंटम थ्योरम।
बिल्कुल सही, मेरिट वाला इंजीनियर वाली कहानी थी बिल्कुल उस समय जो हमने रिड्यूस मास की बात की थी। मैं समझाया नहीं था उस समय, अभी समझाया। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कोई नई थ्योरम नहीं है, हमें पता है कि इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम होता है। इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम होता है। इंपल्स किसी पार्टिकल पे, सवाल पूछा जाएगा इंपल्स किसी पार्टिकल में कितना इंपल्स लगा, तो इसका मतलब क्या करेंगे, पहले इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, फाइनल से इनिशियल घटा देंगे, वेक्टर में जो आएगा वो इंपल्स है। ठीक है, इसे कहते हैं इंपल्स। मेरी बात समझ में आ रही है? इसे कहते हैं इंपल्स। इंपल्स लगाता कौन है? फोर्स। तो फोर्स से करते कहते एफ डी टी को इंपल्स कहते थे, याद है आपको? तो हमने कहा कि इंपल्स होता क्या है, जे से रिप्रेजेंट करते थे कि आई से हम लोग? हम चलेगा ना, मतलब आपको ऐसी दिक्कत तो नहीं है? एफ डी टी या फिर डेल्टा पी। तो जे बराबर एफ डी टी बराबर डेल्टा पी, ये हमारा इंपल्स है। ये तो हमें पता है कि ये इंपल्स है। अब इसका कहां एप्लीकेशन आ रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से समझने की कोशिश। कोलिजन के ही केस में हम बात करने वाले हैं। मान लीजिए मेरे बच्चों, ये एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवालों में नहीं जाएंगे, हम आसान आसान सवालों से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक एम मास का पार्टिकल है, ये एक एम मास का, ये एक एम मास का पार्टिकल है, ये एक एम मास का पार्टिकल, और इस पर एक एम मास का पार्टिकल इधर v वेलोसिटी से टकराता है। जस्ट टक्कर से पहले वेलोसिटी v है, थोड़ा ऊपर बनाया है, पर जस्ट टक्कर से पहले इसको ऐसे फेंका, टक्कर से पहले उसकी वेलोसिटी v है। अब पहले ध्यान से समझते हैं, आंसर गया भाड़ में, सवाल गया भाड़ में, पहले प्रोसेस समझते हैं। क्या पहले m और m टंगे थे तो रुके होंगे? ऑब्वियसली दोनों तरफ मास बराबर है। जब ये पार्टिकल इससे टकरा रहा है, कोलिजन हो रहा है, तो हम एक कोलिजन में इन दोनों को एक साथ देखते हैं। इन दोनों को एक साथ देखा, इन दोनों को एक साथ देखा। क्या हम इस पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं? क्यों मेरे बच्चों? यहां पे बाहरी फोर्स है क्या? कौन कौन से? टेंशन और वेट। पर वेट को तो छोड़ सकते हैं क्या? क्यों छोड़ सकते हैं वेट को भैया? क्योंकि वो छोटा फोर्स है और कोलिजन का टाइम छोटा होता है, तो छोटा फोर्स इंटू छोटा टाइम की औकात कुछ नहीं होती, वो कुछ भी मोमेंटम में चेंज नहीं लाएगा। अरे समझ में आ रहा? पर क्या यहां पे टेंशन झटके वाला है, यानी हम यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं कर सकते। लिखिए, वी कैन नॉट अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन इन दिस कोलिजन। We cannot apply momentum conservation in this collision. We cannot apply momentum conservation in this collision. ठीक है, we cannot apply momentum conservation. क्यों नहीं अप्लाई कर सके? पक्का क्लियर है? ठीक है, हम सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन ही लगा सकते हैं, बट वी कैन ऑलवेज अप्लाई इक्वेशन ऑफ ई। ई की इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं, बट वी चाहे मोमेंटम कंजर्वेशन बेटा कभी लगा पाओ या ना लगा पाओ, पर ई की इक्वेशन अगर कोलिजन हो रही है तो हमेशा लगा पाओगे। बट वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ ई, इक्वेशन ऑफ ई। ठीक है ना, वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ ई। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, यहां पर ये पार्टिकल इससे जाके कोलाइड करने वाला है। केस ले लेते हैं एक कोलिजन में, ई की वैल्यू कुछ ले लेते हैं, ई की वैल्यू कुछ ले लेते हैं। क्या ले लें? ई की वैल्यू 1 एक काम करते हैं, इसको इम्बेड करा देते हैं, घुसेड़ देते हैं। ठीक है ना? अरे ई जीरो ले, ई जीरो बहुत कम किया है हमने, तो ई जीरो ले लेते हैं। देखिए, द पार्टिकल कोलाइड्स एंड गेट एम्बेडेड इनटू ब्लॉक। द पार्टिकल collide and get embedded into block. ठीक है, पार्टिकल कोलाइड एंड गेट एम्बेडेड इनटू ब्लॉक। ठीक है, फाइंड फाइनल वेलोसिटीज। फाइनल वेलोसिटीज, तो भैया हमें बनाना पड़ेगा फाइनल डायग्राम। हमेशा की तरह हम बनाएंगे इस बार फाइनल डायग्राम। तो ये हमारा फाइनल डायग्राम है। क्या इसका मास 2m हो गया है? क्या इसका मास m हो गया है? लेट से इसकी वेलोसिटी v1 नीचे की तरफ है, तो पक्का इतना तो एटवुड मशीन हमें आती है आज की डेट में कि इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ v1 होगी, क्योंकि रस्सी से बंधे हैं तो और कोई ऑप्शन नहीं है। इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ v1 होगी। यहां तक सही है क्या डायग्राम? गुड।
क्या हम इन दोनों पे, क्या V1 हम ऐसे निकाल सकते हैं क्या कि इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्वेशन, इस सिस्टम पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के क्या हम V1 निकाल सकते हैं? नहीं सर। क्यों? क्योंकि टेंशन है सर। यहाँ तो नहीं निकाल सकते, यही पूछा, गुस्सा होने की क्या जरूरत है? पहले तो तुमने कहा निकाल सकते, मैं तो कही रहा हूँ कि नहीं निकाल सकते, पर मैं तुमसे पूछ रहा था, मुझे पता कि सालों तुम लोगों पे, अब मैं आपका आंसर मालूम कैसे आता है? द वे आई आस्क क्वेश्चन, ये तो हो ही जाएगा ना, हाँ सर ये तो हो जाएगा। मैं उससे 1 सेकंड पहले मैंने बोला होता कि ये नहीं हो सकता, फिर भी मैं बोलूं कि ये तो लगा ही सकते हैं, आप यहां से लगा ही सकते हैं। अब मेरे एक्सप्रेशन से आंसर मैं फेल करा दूंगा, याद रखना, एक्सप्रेशन से आंसर नहीं देने हैं, समझ के। अभी तो कहा था वी कैन नॉट कंजर्व मोमेंटम, तो यू कैन नॉट फाइंड आउट वेलोसिटी v1 की पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व हो गया जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर। वी कैन नॉट कंजर्व मोमेंटम। व्हाई वी कैन नॉट कंजर्व मोमेंटम? बहुत बढ़िया। तो क्या इसके ऊपर टेंशन का फोर्स ऊपर की तरफ लगा होगा? हाँ, बहुत झटके से लगा होगा, बहुत कम समय के लिए लगा होगा। तो हमने कहा कि इस सिस्टम पर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, ध्यान से देखिएगा, इस सिस्टम पर इंपल्स ऑफ टेंशन TDT किधर की तरफ लगा होगा? ऊपर की तरफ। क्या इसने इसके मोमेंटम को चेंज किया होगा? किसके मोमेंटम की बात कर रहा हूं मैं? दोनों के मिलाकर। क्या कोई बाहरी फोर्स है दोनों पे मिलाकर? टेंशन, अरे हाँ, मतलब है, टेंशन है ना, बाहरी फोर्स है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो क्या वो इस सिस्टम का मोमेंटम बदलेगा? पहले इसके पास मोमेंटम कितना था सिस्टम के पास? mv। पहले सिस्टम, फोटो बनी हुई है, पहले सिस्टम का मोमेंटम कितना था? अब कितना है सिस्टम के पास मोमेंटम? 2mv1। इंपल्स किधर लगा है? ऊपर। तो इसने मोमेंटम किधर था पहले? नीचे था। कम किया होगा कि बढ़ाया होगा? बढ़ाया होगा। कोई इधर जा रहा है, मैं इधर फोर्स लगाऊं, उसका मोमेंटम बढ़ा दूंगा मैं। सोच के बोलो बेटा, तो इसका मोमेंटम एक सब मैं तो 1 मिनट में लिख सकता था, पर मैं आपको एक टुकड़े में तोड़ के बोल रहा हूं। इस 2 पार्टिकल सिस्टम पे क्या कोई बाहरी फोर्स है? हाँ है। कौन सा? इसको इग्नोर क्यों? क्योंकि वो इंपल्सिव है, झटके वाला है, बड़ा फोर्स है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। इवन द टाइम ऑफ कोलिजन इज वेरी स्मॉल। इज इट मेकिंग सेंस इन योर हेड? ठीक है। अब मैंने कहा इस पूरे सिस्टम पे टेंशन का इंपल्स किधर लग रहा है? ऊपर। तो हमने कहा ये है इंपल्स। इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। ये क्या मोमेंटम को खाएगा ना? खाएगा कैसे बोला मैंने? खाएगा मतलब पहले कोई चीज इधर जा रही है, मैं इधर खींच रहा हूं, तो उसके मोमेंटम को खाऊंगा। पहले कितना था? mv डाउनवर्ड। बाद में कितना? तो मैं कितना खा गया? 2mv माइनस 2mv1 माइनस mv। सवाल ही आपको इस प्रॉब्लम है आपको फॉर्मूले लगाने लगते हैं। फॉर्मूले के ऊपर उठिए। पहले मेरे पास 10 था, अब मेरे पास 8 है, मैं कितना खा गया? तो ये कर लिया आपने। 8 का नाम है 2mv1, 10 का नाम है mv। अब बताओ कितना खा लिया? भूल गए होगे। फिर किसका नाम क्या था? mv माइनस 2mv1 बेटा। पहले मेरे पास mv नीचे की तरफ था, अब 2mv1 नीचे की तरफ बचा, तो मैंने कितना खा लिया? mv माइनस 2mv1, ना कि 2mv1 माइनस mv। नहीं, अरे समझ में आया? अगर मैं पूछता व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, तो आप बोलते फाइनल माइनस इनिशियल। बट आई एम नॉट आस्किंग द क्वेश्चन। यू डोंट आंसर द क्वेश्चन व्हाट यू थिंक देयर इज इन योर माइंड। आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द पेपर। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। आपको सवाल कुछ और पूछा जाता है, आप सवाल का आंसर कुछ और देते हैं, क्योंकि आपने वैसा कुछ और सुना हुआ था। उससे क्या फर्क पड़ता है? जो पूछा जा रहा है वो देखने की कोशिश करें ना। फिर से, कितना मोमेंटम था हमारे भाइयों के पास? अब कितना है? क्यों कम हुआ कि बढ़ा? किसने कम किया? तो हम तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो हमने कहा इसने इतना मोमेंटम कम किया, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, कितना कम किया? mv माइनस 2mv1। एब्सोल्युटली। क्या ये यहां जो टेंशन होगा वही यहां टेंशन होगा? अब इस बंदे से मिलते हैं, ये पहले रुका हुआ था, अचानक से ऊपर क्यों चल गया? टेंशन ऊपर की तरफ था। क्या टेंशन ने इसको इंपल्स दिया होगा? कितना? टेंशन तो सेम है, टाइम भी सेम है, तो इंटीग्रल TDT ही दिया होगा। पहले इसने क्या इसके मोमेंटम को ऊपर की तरफ बढ़ाया होगा? अरे बढ़ाया होगा। कितना मोमेंटम पहले था भाई का? अब कितना है? कितना बढ़ा?
इक्वेट कर दो दोनों, टीडीटी सॉल्व थोड़ी करना है, इंटीग्रल टीडीटी लिखने के बाद दोनों को इक्वेट कर दिया तो हमारे पास v1 आ गया, v/3 आंसर। अब दोनों इंटीग्रल टीडीटी बराबर होंगे। मेकिंग सेंस राकेश, नकुल, भावेश, सुमन, गुंजन, आकाश? क्लियर? पक्का? वेरी गुड। तो अब ये सवाल तीन रस्सी घुमा के बड़े बड़े कंस्ट्रेंट रिलेशन भी लग सकते हैं। अरे पूरा का पूरा एटवुड मशीन के जितने फॉर्मेट हमने पढ़े हैं सब बना सकता है। एक पे टक्कर मारेगा, दूसरे का पूछेगा। क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में क्या आया आपको? आपको यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगाना। क्या इक्वेशन लगानी है आपको? इंपल्स। ई की इक्वेशन अगर जरूरत होगी तो ई की इक्वेशन लगा देंगे। यहां तो ई की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि पहले ही पता चल गया इम्बेड कर गया है तो कॉमन ही होगी। ई 0 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पक्का? तो दे कैन मेक हेल लॉट ऑफ क्वेश्चन। आई वांट एक थोड़ा सा अच्छा सा डिफिकल्ट सा सवाल दे दूं क्या? ट्राई करेंगे अपन। गलत मत करिएगा, गलत मत करिएगा, फिर मुझे लगेगा कि मैंने क्यों दे दिया, क्योंकि मैं रोज डांट खाता हूं अपने टीचरों से। हाँ रोज, कि आप जरूरत से ज्यादा पढ़ा रहे हो। मासेम ये m ये 2m, ठीक है? m ये 2m समझ में आया? एक m मास का एक 3m मास का पार्टिकल आया v वेलोसिटी से, गेट एम्बेडेड, गेट एम्बेडेड, गेट एम्बेडेड, फाइनल वेलोसिटीज। फाइनल वेलोसिटीज क्या करेंगे? पहले फाइनल फोटो प्लीज बनवाइए, बताइएगा मुझे। ये ऐसे पुली उली तो बना ही लेंगे ऑब्वियसली। ये ऐसे, ये बंधी हुई है, समझ में आ रहा है ना? सारी पुली दिख रही है ना? समझ में आ रहा है? ये ठीक है। इसका मास कितना हो जाएगा? 4m। इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ v1 मान लू, इसकी ऊपर की तरफ आएगी कितनी कितनी कितनी? v1। भूल गए कंस्ट्रेंट, क्योंकि अब तो चैप्टर न्यूटन्स लॉ खत्म तो कंस्ट्रेंट भूल गए। अब ये v1 से आएगा तो ये कितने से ऊपर जाएगा? भूल गए करना। v1/2। v1/2। अरे याद है t कब से वो वाला लगा दो, यहाँ t है, t तो ये 2t, तो वो लगा दो। कौन सा क्या वर्चुअल वर्क डन मेथड? t ऊपर v1 नीचे, तो ये 2t ऊपर। समझ में आ रहा है? तो इससे कितनी आ गई वेलोसिटी? v1/2, v1/2। कंस्ट्रेंट तो याद ही रखना पड़ेगा ना। कंस्ट्रेंट ये थोड़ी कि अगला चैप्टर आए तो पिछला भूल जाएंगे। आते हैं अब ध्यान से। बताइए बताइए बताइए, मुझे बताइए पहले वाले सिस्टम पे इंपल्स की इक्वेशन बताइए। अच्छे से बोलिए। आप अच्छे से बोलेंगे तो खुद में भी कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप अच्छे से अंग्रेजी में बोल पाए कि क्या हो रहा है, इक्वेशंस बोल पाए बिना किए। अरे ए करते रहते ना आदि, क्योंकि जब आपके शब्द खत्म हो जाएंगे तो ए मुंह से निकलता है, तभी ए निकलता है। क्लियर है? तो बिना ए किए सीधे इक्वेशन बताइए। हाँ इंटीग्रल टीडीटी। अच्छे से इंटीग्रल टीडीटी बोलने में बोले सब इंटीग्रल टीडीटी बोलते समय भी अच्छा लगेगा कि आप कुछ अच्छा बोल रहे हैं। इंटीग्रल टीडीटी इज इक्वल टू 3mv। बहुत ही बढ़िया। इस भाई के लिए 2t होगा ना यार। इंटीग्रल 2t dt। अरे यहां t है अगर टेंशन, तो ये भी t है, ये t है, तो यहां 2t होगा ना। इसको किसने उठाया है? 2t ने उठाया है ना। तो इंटीग्रल 2t dt बराबर, पहले रुका हुआ था, अब कितनी वेलोसिटी हो गई? v1 ऊपर की तरफ, v1/2, 2m v1/2। अरे चेंज इन मोमेंटम, 2m v1/2। नाउ यू डिवाइड देम, गेट द आंसर। 2 तो बाहर आ जाएगा ना,
तो कभी भी इंटीग्रल टीडीटी परेशान नहीं करेगा. इट लुक्स देयर, इट विल बी देयर, बट इट विल नेवर एवर. बहुत बढ़िया राकेश, बहुत बढ़िया सुमन, वेरी गुड. ठीक है, तो these are the some cases of impulse momentum. there can be multiple other questions, बहुत सारे वेरिएशन बना सकता हूं, लिमिट ही नहीं है. मतलब मैं हर सवाल आपको दे सकता हूं अगले 40 दिन तक, जो हर रोज 1.5 घंटे नए नए सवाल होंगे, पर उसकी कोई लिमिट नहीं है. तो मुझे रुकना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट यही लगाऊंगा जितना पढ़ा है, कॉन्सेप्ट ही पढ़ा सकता हूं. सवालों की तो संख्या की कोई लिमिट ही नहीं है. सोचना इन्हीं तरीकों में है जो मैंने बात की है. आई होप इट इज क्लियर नाउ. तो वी नो सिंगल पार्टिकल सिस्टम वेरी वेल. हर चीज करना आता है हमें. मोमेंटम, फोर्स, न्यूटन्स लॉ, सूडो फोर्स, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी. 2 पार्टिकल सिस्टम में जितने संभावनाएं हो सकती थी हमने सब पढ़ लिया. अब हम आते हैं मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम पे. मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम पे मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम पे बहुत सारे पार्टिकल हैं. अब आपने पूछा कि क्या है सर, मैंने कहा देखो पी सिस्टम, अगर इसमें 3 चीजें हमें आती हैं उनको लिखता हूं मैं. पी सिस्टम होगा सिग्मा MIVI, एम आई राइट? और न्यूटन्स लॉ होगा, हमें पता है, हमने पढ़ा है पहले ही, F एक्सटर्नल बराबर सिग्मा MIAI. और इफ somebody is interested there in kinetic energy, that is sigma half MIVI square. अब मान लो 3-4 पार्टिकल्स आ गए, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा. 3-4-5 पार्टिकल्स आ गए. अब उसमें हम F बराबर न्यूटन्स लॉ लगाना है. कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है. तो न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन क्या आएगी? F बराबर m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3. कुछ होगा उससे, है नहीं. लिख तो देंगे लंबा चौड़ा. तो आप मेरे पास आए, मैंने कहा भैया न्यूटन्स लॉ सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए मैंने आपसे कहा बच्चे ये 3 इक्वेशन मेन इक्वेशन है, हमें ये हमेशा से हमें पता थी. हमने कहा 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, 50,000 पार्टिकल एक साथ आ जाए तो क्या लिखेंगे न्यूटन्स लॉ? मैं कहूंगा F बराबर m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 प्लस m4a4 प्लस m5a5. ऐसे लिखते जाओगे, आंसर आ जाएगा. आपने कहा इससे कुछ होगा तो नहीं सर? वैसी दे दो ना सर इक्वेशन, F बराबर ma जैसी. देखो वैसी दे दो क्या होता है? कोई मैं अपने घर से लाला के थोड़ी दे रहा हूं कि ये वैसी दे दो. आपने कहा इक्वेशन दे दो, मैंने दे दिया आपको, जो है वही है. मेरी बात समझ में आई? मैंने कहा कि अगर 4 पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे एंड यू वांट टू अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑन ऑल ऑफ देम टुगेदर, देन यू हैव टू अप्लाई F बराबर m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 प्लस m4a4. आपने कहा इतना कचरा होगा सर, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, इतनी वेक्टर लिखूंगा, पागल हो जाऊंगा, मेरे से होगा नहीं. प्लीज मुझे वैसी इक्वेशन दे दो. क्या वो दिन थे पुराने जिसमें सिंगल पार्टिकल होता था, F बराबर ma लगाते थे, मस्त काम चलता था. सिंगल पार्टिकल पे ना कोई 50 पार्टिकल, ना मोमेंटम कुछ नहीं. काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, पार्टिकल का मोमेंटम mv और फोर्स बराबर ma. वैसा दे दो सर. मैंने कहा दे दो, क्या बकवास चल रही है क्या? दे दो क्या होता है? मैं कहां से लाके दे दूंगा आपको? ये मेरे पास थोड़ी, मेरे जेब में थोड़ी रखा कि दे दो. मैंने कहा यही है, इसी से काम चलेगा. आपने कहा प्लीज सर. मैंने कहा मैं पागल हो चुके हो क्या? प्लीज क्या? प्लीज तुम्हारे प्लीज करने में फिजिक्स बदल दूं क्या? आप प्लीज फिजिक्स बदल दो क्या कि F बराबर m1a1 को हटाकर? फिर भी आप पीछे पड़े हुए, प्लीज सर. मैंने कहा मुझे क्या चाहिए? आपने कहा सर मुझे F बराबर कभी भी, चाहे 10 हो या 50 हो, हम सिर्फ F बराबर ma लगाना चाहते हैं सर. F बराबर ma लगाना चाहते हैं, P बराबर mv लगाना चाहते हैं. ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना चाहते. m1 b1 m2 b2 m3 b3. अरे आई गेट माय पॉइंट. यू आर इंटरेस्टेड कि मुझे सिर्फ F बराबर ma लगाना है. मैंने कहा तुम्हें क्या लगाना है ये तुम्हारी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूं. मैं कहां से कुछ कर दूंगा, यही आएगी. फिर भी आपने कहा प्लीज सर. मैंने कहा F बराबर, मैंने कहा क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा क्या चाहिए? उसने कहा सर मुझे चाहिए F एक्सटर्नल बराबर टोटल मास इनटू A, बस ये चाहिए. मैंने कहा भैया ये है ही नहीं, असली चीज तो ये है. F एक्सटर्नल बराबर m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 प्लस m4a4 ये है. आपने कहा सर मुझे ऐसा चाहिए. मैंने कहा पापा थोड़ी ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए. मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने के लिए थोड़ी आया हूं. जो है वो है, यही मिलेगा. आपने कहा नहीं सर प्लीज सर. भाग,
फिर मैंने कहा कि देखो अच्छा भाई तुम्हें क्या चाहिए, ये चाहिए। मैंने कहा अच्छा भाई ले लो, एफ एक्सटर्नल बराबर एम टोटल दे। तो मैं यही, मैं फिजिक्स तुम्हारे चक्कर में आकर ऐसे थोड़ी कहूंगा गलत फिजिक्स पढ़ा दूंगा। मैंने को देना क्या, यही देना है। आपने कहा मुझे वो चाहिए, मैंने कहा ये ले लो, एम टोटल इंटू M1A1 प्लस M2A2 प्लस अपॉन एम टोटल। मैंने कह दो देखो M2 इंटू A2 मिल गया, एम टोटल इंटू A2 मिल गया। क्लियर है क्या मेरी बात? अरे ये क्या बकवास है? मैंने कहा यही है, यही कर सकता हूं मैं। क्लियर है मेरी बात? ये मैंने क्या कहा, आपने कहा ये क्या है? मैंने कहा ये देखो डायमेंशनली तो एक्सेलरेशन लग रहा है, डायमेंशनली तो एक्सेलरेशन लग रहा है। M1A1 अपॉन M है तो तुम्हारी जैसी चीज ही, पर आपने कहा ये है क्या? मैंने कहा इट इज एक्सेलरेशन ऑफ द इफेक्टिव बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द इफेक्टिव बॉडी व्हेन यू रिप्लेस ऑल द पार्टिकल्स बाय अ सिंगल पार्टिकल। पक्का? पर आपने कहा ये कहां है वो बॉडी? हमें तो ये पार्टिकल वो पार्टिकल दिख रहे हैं, हमें ये बॉडी तो दिख ही नहीं रही है। कहां है? कोई तिरछा जा रहा है, कोई अलग जा रहा है, ये इस एक्सेलरेशन से तो कोई जा ही नहीं रहा है। मैंने कहा ये क्या हो गया एक्सेलरेशन? तो मैंने कहा कि क्या चाहिए था तुम्हें? हमें चाहिए था m टोटल इंटू A। क्लियर है? आपकी परिकल्पना क्या थी? व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? व्हाट वाज यू लुकिंग फॉर? यू आर लुकिंग फॉर कि सर आई वांट टू अप्लाई फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल F बराबर mta वेयर A इज द एक्सेलरेशन, कंबाइंड एक्सेलरेशन ऑफ एवरीथिंग। मैंने कहा व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबाइंड एक्सेलरेशन? बिकॉज इफ इन अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल यू आर गोइंग विद 5, आई एम गोइंग विद 3, यू आर गोइंग विद 7, यू आर गोइंग विद 8, अलग अलग, मैं कौन सा एक्सेलरेशन तुम्हें कंबाइन करके दे दूं? किसका दूं वो? अरे समझ में आया? तो जिसका भी मैं दूंगा ना वो तुम्हारा है, ना तुम्हारा है, ना तुम्हारा है, ना तुम्हारा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये हाइपोथेटिकल है पूरी तरह से, इट इज नॉट अ रियल थिंग, इट इज नॉट अ रियल, इट इज नॉट। ये किसका क्या ये डायमेंशनली एक्सेलरेशन है? डायमेंशनली एक्सेलरेशन क्या ये M1 का एक्सेलरेशन है? क्या ये M2 का है? It is need this acceleration is not belonging to any of the constituent मतलब हिस्सा। हाँ, this acceleration is not belonging to any of the constituent. It is some acceleration random value, it's a hypothetical value of some acceleration. तो here we come up with the concept कि हम यहां पर एक नई बात आ रहा है कि हमने कहा ये एक्सेलरेशन है, उसने बोला किसका है, किसका है? मैंने कहा एक्सेलरेशन से पोजीशन निकालने की कोशिश करते, वापस काइनेमेटिक्स में जाते हैं। मैंने कहा ये कोई रैंडम सा एक्सेलरेशन आया है, ए इफेक्टिव टाइप का। अरे चेक करिए किसका है, हमें पता चला है कि अभी तक M1 का था, क्या वो M2 का था, पर हमें यह पता है कि अगर हमें न्यूटन्स लॉ वैसे यूज करना है तो इट इज रिटन एज M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3। Am I making sense? वेरी गुड। तो हमने कहा इसका मतलब है कि इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इस V इफेक्टिव आएगा हमारे पास क्या, अपॉन M टोटल। सॉरी तो V इफेक्टिव जो हमारे पास आएगा, क्योंकि हमें पोजीशन निकालनी है। याद है आप कैसे निकालते थे? अगर एक्सेलरेशन दिया होता था, डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका पहले इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकालो, फिर इंटीग्रेट करके पोजीशन निकालो। तो हमने वेलोसिटी इफेक्टिवली निकाली, तो इंटीग्रेट किया तो ऑब्वियसली M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन M टोटल। इज इट राइट? फिर हमने पोजीशन निकाली, हमने R इफेक्टिव M1R1, अरे सही है, प्लस M2R2 प्लस M3R3 अपॉन M1 प्लस M टोटल। तो अब हम क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा इफ यू वांट टू अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल टू ma ओनली फॉर अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, देन व्हाट यू, जिसके लिए बोला उसी के लिए ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। देन व्हाट यू कैन डू, you can assume all the particles is cumulated, एक साथ आ गए, their mass become m total and they are kept at a specific position। सवाल में जैसे आप यहां पे लोग बैठे हुए, आप यहां, आप वहां, आप वहां, वहां, और आपके ऊपर अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, आप सब चल रहे थे। अब आपने कहा बाहर से टोटल 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो आपने कहा कि कोई इधर जा रहा है, इनके ऊपर इधर लग रहा है, उनके ऊपर उधर लग रहा है, सब पे अलग अलग लग रहा है।
तो हम क्या कह रहे हैं कि हम कहने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर समझने की कि हम आप पांचों के एक्सेलरेशन नहीं बता रहे हैं। हमने कहा कि अगर मैं आप पांचों को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करूं, किसकी तरह? एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करूं और उसको यहां किसी जगह पर, ये आर इफेक्टिव वाली जगह पर रखा हुआ मानूं, मेरी बात समझ में आ रही है? और उस पर वही एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं, तो जो एक्सिलरेशन आएगा वही इफेक्टिव एक्सिलरेशन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? क्या कहा समझ में आया? लिखते हैं, राइट डाउन। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। Concept of center of mass. For a group of particles, ये लिख लिया था हमने, ये वाला लिख लिया था, ये लिख लिया था, इतना ही लिखा हुआ ना जी, इसके बाद लिखते हैं। For a group of particles, if we want to use P system is equal to M total V, F external बराबर M total A, सिर्फ ये दोनों के लिए बनाया गया था। हमने, आपने तीनों की मांग की थी, इसके लिए हम बना ही नहीं पाए, सिर्फ इन दोनों के लिए बनाए, इसके लिए नहीं बनाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फॉर पी सिस्टम अगर हम चाहते हैं एम बी यूज करें, सीधे M इंटू वी, एफ एक्स बराबर M इंटू ए यूज करें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? If we want to use P system बराबर M total V, F system बराबर MT A, then this V and A are velocity and acceleration of an hypothetical particle of mass equal to total mass, kept at a very unique position. That position is called center of mass. ठीक है? क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि मान लो ये आपका पार्टिकल है M1, M2, M3, M4, M5। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये 5 पार्टिकल्स हैं आपके पास, ये 5 पार्टिकल, इस पर फोर्स M3 लगा रहा है F1, M3 पे ये लगा रहा है F1, एक्शन रिएक्शन। इस पे बाहर से कोई लगा रहा है F2, M2 पर M5 लगा रहा है F5, ये लगा रहा है F5, और बाकी का इस पे बाहर से कोई लगा रहा है F3। ठीक है? अब ये है हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है? इस पे बाहरी फोर्स कौन कौन से? F2 एंड F3, बाकी सब तो इंटरनल है। पर M1 जो चलेगा वो तो F2 और F1 के रिजल्टेंट से जहां आएगा उधर चलेगा, ये अलग चलेगा, ये अलग चलेगा, सब अलग अलग चल रहे हो। पक्का? तो इफ आई वॉन्ट टू अप्लाई, कि मैं ये कहूं कि ये सवाल जो है, यहां पर सिर्फ एक पार्टिकल रखा है जिसका मास है M बराबर
m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m3। ठीक है, और इस पर सिर्फ फोर्स लग रहे हैं F2 एंड F3। तो सही है, तो F2 प्लस F3 बराबर ma, m टोटल इंटू a। समझ में आया? ये हम इस सिस्टम को उससे रिप्लेस कर रहे हैं, एक पार्टिकल से। ठीक है, हम ये इस सिस्टम के लिए ये इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन ये पार्टिकल कहीं भी नहीं मान लेंगे कि कहीं रखा है। इस पार्टिकल को एक स्पेसिफिक जगह पर मानेंगे कि ये यहां रखा हुआ है, तभी हम ये काम कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यानी हम इसके लिए या तो इक्वेशन लिखते हैं F2 प्लस F3 बराबर m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 प्लस m4 a4 a5 5। अगर हमें ये लिखनी है इक्वेशन F बराबर ma, तो हम इन सबको रिप्लेस करके क्या मान सकते हैं? एक सिंगल पार्टिकल। किस मास का? टोटल मास का। न्यूटन्स लॉ क्या लगाएंगे? F बराबर m। पक्का? और उस पार्टिकल को कहां रखा हुआ मानेंगे? एक स्पेसिफिक पोजीशन पे रखा हुआ मानेंगे। दिस पोजीशन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। लिख लिया हमने? दिस पोजीशन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। मेकिंग क्लियर? सेंटर ऑफ मास इज अ पोजीशन। सेंटर ऑफ मास का सवाल कभी किसी के मुंह से गलती से निकलना चाहिए कितना आया। सेंटर ऑफ मास का सवाल में कहां आया। अरे सर मैं कितना आया क्या होता है? सेंटर ऑफ मास कहां आया, पोजीशन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? वार्निंग लिखें, वार्निंग। पूरे सिस्टम को एक पार्टिकल मान सकते हैं, सेंटर ऑफ मास पर रखा हुआ। ठीक है, सिर्फ F बराबर MACM, P बराबर MBCM के लिए KE के लिए हाफ MBCM स्क्वायर मत कर देना। अब यहां पर थोड़ी सी विरोधाभास है, विरोधाभास मतलब मैंने जो लिखा है उसमें विरोधाभास है। मैंने एक तो नॉट लिखा फिर कहना मत कर देना, तो इसका मतलब ये समझ गया ना, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं। ये नहीं कि नॉट MB स्क्वायर मत कर देना, मैं तो अब इसका अलग कर दूंगा MB स्क्वायर। अरे समझ में आया मेरी बात? K बराबर हाफ MB स्क्वायर मत कर देना। पक्का? भाई किसी ने, इसका मतलब आप एक बात समझिए, हमने अपने सहूलियत के लिए उसको बनाया कि ये, पर असली में तो पंखा पार्टिकल थोड़ी बन जाएगा यार। किसी काम के लिए तुमने जब कहा कि यार इस काम के लिए मैं इसको पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकता हूं, ये कह रहे हो। ये थोड़ी कि अब दुनिया में कुछ भी करना हो, पंखा नहीं पार्टिकल है, दुनिया नहीं पार्टिकल है, अर्थ नहीं पार्टिकल, मून नहीं पार्टिकल, सब साला स्पेस नहीं पार्टिकल। किसी एक पर्टिकुलर एनालिसिस के लिए हम ऐसा कर सकते हैं ना। जब हम कहते हैं कि हम इस काम के लिए ऐसा मान सकते हैं, मैं घर में अपने खाना बना रहा हूं, तो आज बेटा मान लो कि तुम्हारे काम वाली बाई मैं हूं। इसका मतलब ये थोड़ी कि सर अब तुम मेरे घर में, मैं घुसा नहीं कि चलो बर्तन धो, कपड़े बाजो, एक दिन बनाया ना मैंने, तो आज के लिए मुझे काम वाली बाई मानो, पर मैं काम वाली बाई नहीं हो गया। तो इन दो कामों के लिए आप ये मानो कि ये सिस्टम नहीं है, पार्टिकल है। ये नहीं कि ये सिस्टम नहीं है, पार्टिकल है, ऐसा नहीं है। इतना सेंटर मास है तो सिस्टम ही, पर इन दो कामों के लिए आप इसको पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए वार्निंग के तौर पे लिखा है, हर जगह नहीं चिपका देंगे। क्योंकि पंखा घूमा, मैंने काइनेटिक एनर्जी बताओ, खूब तेज चल रहा था, काइनेटिक एनर्जी, आपने कहा पार्टिकल बीच में रखा है, रुका हुआ है, खत्म, काइनेटिक एनर्जी जीरो। हर चीज काइनेटिक एनर्जी जीरो आ जाएगी तुम्हारी। क्लियर है क्या मेरी बात?
पक्का रखा हुआ मान सकते हैं। किसके किसके लिए? F इक्वल टू एम ए लगाना हो, P इक्वल टू एम वी लगाना हो, इन दो काम के लिए। दो काम और है वो भी लिख लेते हैं जिनके लिए हम ये कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ mg, अगर बहुत सारे पार्टिकल में बहुत सारे फोर्स, अगर m1g m2g m3g, तो सबका सारा फोर्स सेंटर में मान लो। समझ में आया मेरी बात? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ mg और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्यूडो फोर्स, दैट्स इट। इन चार के अलावा कहीं पर भी अगर आपने मान लिया कि बॉडी नहीं पार्टिकल है, फेल हो गए। एफ एक्सटर्नल बराबर MACM, PXP ऑफ सिस्टम बराबर MVCM। क्लियर है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि वर्क डन में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट था और आगे चल के टॉर्क में भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटी फोर्स mg का। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्यूडो फोर्स, कभी नॉन इनर्शियल फॉर इनर्शियल करोगे, स्यूडो फोर्स लग रहा है, कहां लगाओगे? तो कहां लगाएंगे हम? सेंटर ऑफ मास। तो क्या किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को पार्टिकल की तरह ट्रीट किया जा सकता है? हाँ, हर केस के लिए। कुछ भी करना हो हमेशा पार्टिकल मान लो उसको, कुछ भी नहीं, चार काम। इफ यू वांट टू अप्लाई F बराबर ma, यस यू कैन ट्रीट इट। इफ यू वांट टू अप्लाई P इक्वल टू mv, यू कैन डू इट। इफ यू वांट टू सी के mg के m1g m2g, जैसे मेरे पर फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये पेन है, तो इस पे इसके छोटे छोटे टुकड़े पे हर टुकड़े को आप खींच रही है, इस वाले पार्टिकल को dm1g dm2g dm3g dm4g, तो हर जगह फोर्स लग रहा है ना। कहां लगता है वो मान सकते हैं? बीच में, क्योंकि बीच है सेंटर ऑफ मास। क्लियर है क्या मेरी बात? पक्का? इस स्पेसिफिक जगह का नाम सेंटर ऑफ मास है, जहां पे हम करता हुआ मान सकते हैं। ठीक है, लिखिए। फॉर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, फॉर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, center of mass will be at the point of symmetry. At point of symmetry. It become geometrical center. It become geometrical center. मतलब रॉड है, यहां होता है इसका सेंटर ऑफ मास, यूनिफॉर्म रॉड है, सेंटर ऑफ मास बीच में। रिंग है, सेंटर ऑफ मास बीच में, दिस इज इट सेंटर ऑफ मास। डिस्क है, इट इज द सेंटर ऑफ मास। यानी आप रॉड में F बराबर ma लगाना हो, रॉड में F बराबर ma लगाना हो, तो यू कैन एज्यूम, समझ में आया कि यहां पर सारा मास यहीं रखा हुआ है। आया मेरी बात? रॉड में F बराबर ma लगाना, रॉड में काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो मान सकते हैं क्या एक पार्टिकल है m मास का यहां रखा हुआ है? नहीं मान सकते। मोमेंटम लिखना हो तो mg का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, स्यूडो फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। किसी ट्रायंगुलर लैमिना हो, इफ यू हैव अ ट्रायंगुलर लैमिना, एनी ट्रायंगुलर लैमिना यू हैव, देन इसका सेंटर ऑफ लैमिना समझते हैं? लैमिना मतलब प्लेन, लैमिना का मतलब प्लेन होता है, लैमिनार मतलब लैमिना, ठीक है, प्लेन। ट्रायंगुलर लैमिना हो, उसका सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ही ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। सेंट्रॉइड क्या होता है पता है हमें? मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज सेंट्रॉइड एंड दिस इज सेंटर ऑफ मास। आपने कहा फायदा क्या है सेंटर ऑफ मास? देखते हैं फायदा क्या है सेंटर ऑफ मास। मान लो ये एक रॉड है, ऐसे घूम रही है ओमेगा से, ये एक रॉड है ऐसे घूम रही है ओमेगा, ठीक है, रॉड है ऐसे घूम रही है ओमेगा, कोई ग्रेविटी वेविटी नहीं है, अभी ग्रेविटी वेविटी नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ओमेगा से घूम रही है। डायग्राम बनाइए। क्वेश्चन, ओमेगा से घूम रही है, फाइंड आउट हिंज फोर्स
momentum and kinetic energy of the rod. Hinge force, momentum, kinetic energy of the rod. ठीक है, ये एक रॉड है, ओमेगा से घूम रही है, मास m, लेंथ l की एक रॉड है, ओमेगा से घूम रही है. दिस इज अ रॉड. ठीक है, अब हम अगर हम आज की क्लास से पहले होते, हमें सेंटर ऑफ मास नहीं पता हो, तो हम कैसे इस सवाल को सॉल्व? पहले वो ऐसे करते हैं. हमें पता है कि यार यहां तो बहुत सारे पार्टिकल हैं. कैन यू सी दैट? और डू ऑल ऑफ देम हैव सेम वेलोसिटी? दे आर गोइंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज. तो इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन मोमेंटम, हमने कहा मोमेंटम कैसे निकालू? P बराबर mv तो तब लगाते अगर हम आज की क्लास नहीं पढ़ी है. तो P बराबर mv तो तब लगाते जब एक पार्टिकल होता, कई सारे, सबकी वेलोसिटी अलग अलग है क्या? तो सीधे m इंटू वी तो कर नहीं सकते, क्योंकि मैं कह रहा मेरी वेलोसिटी अलग है, तेरी वेलोसिटी अलग है. तो क्या करते, हम इसको बचपन में, अगर हम छोटे हो बचपन में तरीके से कर रहे होते, आज की क्लास से पहले वाला बचपन की बात कर रहा हूं, यहां से x डिस्टेंस पे जाते, एक छोटा सा dm मास dx की लेंथ कंसीडर करते, क्या इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ x ओमेगा होती? सर्कुलर मोशन तो आता है ना, इसकी वेलोसिटी x ओमेगा होती. मैंने कहा इस छोटे से पार्टिकल का छोटा सा मोमेंटम नीचे की तरफ आया, कितना आया? m बाई एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स ओमेगा. क्या इसी तरह से इसका भी मोमेंटम नीचे की तरफ आएगा? क्या सबके मोमेंटम नीचे की तरफ हैं? तो टोटल मोमेंटम निकालने के लिए ऐड करना पड़ेगा. ऐड करना मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो P की वैल्यू आ जाएगी, सारे मोमेंटम जोड़ दो 0 से L तक. तो हम यहां पे बोलते P बराबर m बाई एल, ओमेगा बाहर, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से L. पहले डाला तो हमारे पास आ गया m ओमेगा बाई एल इंटू एल स्क्वेयर बाई 2. सही है, m l ओमेगा बाई 2. यह है आम जिंदगी. ठीक है, मतलब जो हम आज से जस्ट पहले वाली जिंदगी. आज हमें सेंटर ऑफ मास आता है, हमने कहा क्या सवाल है? तो आपने कहा ये है सर सवाल, ये ऐसे घूम रहा है मास m का. मैंने कहा मोमेंटम निकालना है. आपने कहा, मैंने कहा मोमेंटम निकालने के लिए मैं रॉड नहीं है, मैं कहूंगा ये रॉड नहीं है, ये क्या है? मैंने कहा मोमेंटम निकालने के लिए कैन आई यूज द कांसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास? मैं कहूंगा यहां पे रखा हुआ m मास का पार्टिकल है. अरे बीचों बीच रखा हुआ. मैंने कहा किस स्पीड से जा रहा है? आपने कहा L/2 ओमेगा से जा रहा है. तो मोमेंटम हो गया ml/2 ओमेगा, ml ओमेगा. पार्टिकल का मोमेंटम तो आसान है mv. अरे समझ में आया मेरी बात? फायदा समझ में आया सेंटर ऑफ मास का? क्या किया हमने? सेंटर ऑफ मास का फायदा रोटेशन वाले चैप्टर में ही आता है, जबकि पढ़ाते लोग पहले हैं. तो जनरली सेंटर ऑफ मास जब स्टार्ट होता है, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाती जनता है, पर अपन तो सेंटर ऑफ मास एकदम अंत में आए हैं यहाँ. क्लियर है मेरी बात? क्योंकि सेंटर ऑफ मास की मुझे पहले थी ही नहीं, हमें कहां थी टू पार्टिकल सिस्टम. हमने सारे सवाल कर लिए. फायदा समझ में आया आपको? क्या फायदा हुआ? मोमेंटम निकालना था तो हमें इतनी इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा. क्लियर है क्या मेरी बात? तो ये हमें फायदा हुआ, सेंटर ऑफ मास आने का फायदा. क्या मेरी बात समझ में आई आपको? फिर से आगे बढ़ते हैं. ये वही ओमेगा से घूम रहा है. और क्या निकाला था? काइनेटिक एनर्जी निकाली थी. मास m, लेंथ l की रॉड है, काइनेटिक एनर्जी निकाली थी. आम जिंदगी हम बचपन में होते तो कैसे करते? यहां से x डिस्टेंस पे गए, dx का एलिमेंट लिया. क्या इसकी वेलोसिटी x ओमेगा है? इस छोटे से पार्टिकल की छोटी सी काइनेटिक एनर्जी की दर कितनी है? b के बराबर हाफ m बाई एल dx इंटू एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. हाजी, क्या सबकी काइनेटिक एनर्जी नीचे की तरफ है? बहुत बढ़िया. मैं ऐसे बेवकूफ बनाता था. काइनेटिक एनर्जी नीचे की तरफ कौन सा घटिया स्टेटमेंट है? काइनेटिक एनर्जी क्या नीचे? सो ना जाना बीच में. तुम लोग हो नीचे की तरफ ही है. काइनेटिक एनर्जी नीचे की तरफ क्या होती है भाई? काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी. ऐसे फर्जी बातें बोलूंगा, गलत बोलूंगा, तुमने नहीं बोला तो मतलब तुम सो रहे हो. कई बार ऐसा होता है क्लास में, मतलब मैं जब जेई की तैयारी करता था तो जिनसे पढ़ने जाता था उसमें क्लास में कई बच्चे मुझे सोते हुए दिखते थे.
ऐसे सो रहे हैं, बीच में नींद आ गई, ऐसा हो जाता था। बच्चे सो जाते थे क्लास में, फिजिक्स में इसको मजा ही नहीं आ रहा, क्लास में सो जाता है। मैं आईआईटी कानपुर गया, पहला से पहला क्लास भगवान जी हैं जो, मैं साला रोक नहीं पाया कि इसको जग कैसे रहा है, मेरी हालत खराब, मैं वहां बैठा ऐसे गिरे पड़ा हूं मैं, वो साला इतना पका गया, मेरे को खून पी गया यार भाई उस आदमी ने मेरा, मैं सो गया, मैं रोक नहीं पा रहा हूं, मैं रोक नहीं पाया अपने आप को जिंदगी में। तब मुझे पता चला उनकी क्या हालत होती होगी इन बच्चों की। मैं 2000 में बेटा, 2000 समझते हैं आप? क्लियर है क्या मेरी बात? तो ये क्या हुआ मेरे भाइयों, एक्स ओमेगा से आ रहा, तो डी के इतना आया, हाफ एम बाई एल डी एक्स, इज इट राइट? अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या किया, हाफ इंटीग्रेशन एम बाई एल ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 से एल इंटीग्रेट करके निकालेंगे। यह है आम जिंदगी। ठीक है, नीचे अब आया, हमें आता सेंटर ऑफ मास, हमने क्या किया, हमने कहा इसकी वेलोसिटी है एल ओमेगा बाई एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4। तो ज्यादा भी ऐसा भी खुश मत हो जाना कि हर जगह चिपकाने लगना, ये बिल्कुल गलत है, आम जिंदगी ही है हमारे पास। क्या मेरी बात समझ में आई? यू कैन नॉट अप्लाई, बिकॉज अभी हमने चिल्ला चिल्ला के समझ लिया है कि यू कैन नॉट अप्लाई, बिकॉज अब चेक करिए इससे कितना आंसर आया था, उससे गलत तरीके से क्या आंसर आया, एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 8। अभी इंटीग्रेट इसलिए रोका हुआ था, यहाँ किया नहीं था क्योंकि मैंने कहा कि पहले लिख दूंगा तो तुम्हें दिख जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दे तो क्या आंसर आता, एम का एम ओमेगा स्क्वायर 2l बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब बाई 3, यानी एल क्यूब बाई 3। तो आंसर क्या आया, 1/6 एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। यही सही है, लेसन में आया। तो ये हर जगह नहीं किया, रॉड हटाओ पार्टिकल बनाओ, रॉड हटाओ पार्टिकल बनाओ कैन बी डन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पसेस। व्हाट आर द 4 पर्पसेस यू नो? F बराबर ma if you want to apply, P is equal to mv, work done का sorry, point of application of gravitational force and point of application of pseudo. So we cannot do it, ये COM जानने के बाद भी ये नहीं करना है, क्लियर है? मोमेंटम के लिए करना था, दोनों से सेम आंसर आए थे, आने भी चाहिए थे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या चीज निकालनी थी, हिंज फोर्स निकालना था, हिंज फोर्स निकालना था। कहां का हिंज फोर्स, ये हिंज फोर्स निकालना, इस सिस्टम पे ओमेगा से घूम रहा है, इस सिस्टम पे बाहरी फोर्स कौन सा है, सिर्फ हिंज फोर्स ही है, एमजी फेमजी तो हमने बोला था है नहीं, सिर्फ कौन सा फोर्स इस रॉड पे, हिंज फोर्स। तो मैंने कहा ये रॉड नहीं है, ये एक पार्टिकल है, एम मास का एक पार्टिकल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? रॉड नहीं है, एम मास का एक पार्टिकल है एम मास का, और ये सर्कल में घूम रहा है ओमेगा से, रेडियस कितनी है इसकी, l/2। तो हिंज फोर्स इसके ऊपर इधर की तरफ लगेगा बिकॉज सर्कल में घूम रहा है। तो चेक करिए सर्कल में घूमने में क्या क्या एक्सेलरेशंस होते हैं, AC और AT, भूल गए, याद है ना वो सारी बातें। AC कितना हो गया इसका अंदर की तरफ, l/2 ओमेगा स्क्वायर, पक्का AC इतना ही हुआ, ओनली फोर्स इज हिंज फोर्स। तो क्या इक्वेशन आ गई, F हिंज बराबर m l/2 ओमेगा स्क्वायर, MA। सेंटर ऑफ मास आता था, अगर ये सेंटर ऑफ मास नहीं आता होता तो ये सवाल बहुत खतरनाक है, मेहनत पे पागल हो जाओगे। कैसे? अब आपने क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, सेंटर ऑफ मास आपको नहीं आता है सेंटर ऑफ मास, COM नहीं आता है। अब आपने कहा यहां पे मैं कैसे करूं, मैंने कहा हिंज फोर्स यहां कैसे निकालूं, तो मैंने क्या किया यहां पर, देखिए ध्यान से, अब मैं यहां पर गया, x डिस्टेंस पे गया, dx का एलिमेंट लिया, चेक करिए, इस पर इधर से मान लिया फोर्स लग रहा है T,
FBD बनाया, इधर से फोर्स लग रहा है T प्लस dt। हमेशा एलिमेंट इंक्रीमेंटल लिए जाते हैं। अगर x पर t माना है तो x प्लस dx पे t प्लस dt मानेंगे, भले घट रहा हो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। x पे t तो dx पे x प्लस dt। क्या कर रहा है छोटा पार्टिकल? सर्कल में घूम रहा है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? x ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर? t माइनस टी प्लस डी टी। व्हाट इज द नेट फोर्स? तो इसके लिए क्या इक्वेशन लिखते हैं? t माइनस टी प्लस डी टी। प्लीज चेक करिए, t माइनस टी प्लस डी टी सही है। t माइनस टी प्लस डी टी इज इक्वल टू, बोलिए, इज इक्वल टू m बाई एल डी एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। m बाई एल इंटू डी एक्स इंटू, तो हमारे पास क्या आता? माइनस डी टी बराबर m बाई एल ओमेगा स्क्वेयर, एक x रह गया क्या? m बाई एल ओमेगा स्क्वेयर एक्स डी एक्स। फिर इसको इंटीग्रेट करते, यहां पर x की वैल्यू जब 0 है तो टेंशन ही हिंज फोर्स है। x बराबर 0 पे टेंशन ही हिंज फोर्स है। x बराबर l पर, x बराबर l पे टेंशन 0 है, वहां कोई टेंशन ही नहीं है उस तरफ। अरे सही है। इससे क्या आया हमारे पास बच्चों? इससे हमारे पास क्या आया जल्दी बताइए? F बराबर m t माइनस टी प्लस डी टी। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से हिंज फोर्स निकालिए, कितना आया? वही आ गया होगा फिर से, पक्का? t माइनस टी प्लस डी टी। आ गया? आ गया होगा। एफ हिंज बराबर सेम ही आ गया होगा एमएल ओमेगा स्क्वायर बेटा, पक्का? बहुत बढ़िया। अगर मान लो ये सवाल था, समझ में आ गया तीनों? तो आगे से अब जब भी कभी कोई बॉडी होगी जिसमें बहुत सारे पार्टिकल, इफ यू वांट टू अप्लाई एफ बराबर एम ए, डोंट अप्लाई एफ बराबर एम ए। व्हाट यू विल अप्लाई? एफ बराबर एम ए सी एम। एंड इफ यू वांट टू फाइंड मोमेंटम, डोंट अप्लाई पी बराबर सिग्मा एम आई वी आई। व्हाट यू विल अप्लाई? पी बराबर एम बी सी एम, पक्का? इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि mg का फोर्स कहां लगता है, वो मान रहे हैं ताकि उसका वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालें। अरे क्या मेरी बात? तो कहां लगता है वो मानेंगे? सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? जैसे एक अच्छा सवाल हम करने की कोशिश करें, ये भी वही है। ये एक रॉड है, मास m, लेंथ l की, और ये ऐसे घूम रही है ओमेगा से, ठीक है? वो कह रहा है यहां से x दूरी पर इस पॉइंट पर टेंशन बताइए, टेंशन कितना है? यहां से x दूरी पर इस पॉइंट का टेंशन बताइए। ध्यान से देखिएगा, x दूरी पर इस बात का, जब भी कभी बीच का कोई फोर्स हो पूछा जाता है तो क्या करते हैं? उसको बाहरी कैसे बनाएंगे? उसके एक तरफ का एफबीडी बना दो, क्योंकि अगर उसके एक तरफ का एफबीडी बना दो, अगर यहां का फोर्स पूछा है पूरी रॉड का एफबीडी बनाओगे तो उसका तो जिक्र ही नहीं होगा, तो बीच का फोर्स है। न्यूटन्स लॉ में F बराबर ma चाहिए होता है, तो उसके एक तरफ का एफबीडी बना देते हैं। तो इधर के साइड का मैंने एफबीडी बना दिया। किस साइड का? इस साइड का, पक्का? मैंने इसका एफबीडी बनाया। किस पार्ट का? इसका। प्लीज ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा इस पर, मैंने कहा ये इस पर एक ही फोर्स लग रहा है T। अरे सही है? क्या मैं इस रॉड को एक पार्टिकल मान सकता हूं F बराबर ma लगाने के लिए? क्या मैं इस रॉड को एक पार्टिकल मान सकता हूं F बराबर ma लगाने के लिए? So I'll assume this is not a rod, this is a particle kept at its midpoint. Its midpoint, तो its midpoint ये हो गया। I hope you are smart enough to see this distance is L minus x by 2. And you assume, I hope you are smart enough to understand the mass of this part is m by L into L minus x. इस पार्ट का मास, लाल वाले टुकड़े का मास समझ में आ रहा है आपको? ये मान सकता हूं कि ये रॉड नहीं है, ये एक पार्टिकल है। क्या कर रहा है ये पार्टिकल? सर्कल में घूम रहा है। दिख रहा है? अरे ये पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कल में घूम रहा है। किस रेडियस की? बहुत बढ़िया। किस रेडियस की? x प्लस एल माइनस एक्स बाई टू, विच कम्स आउट, जो उन्होंने बोला l प्लस एक्स बाई टू, 2x प्लस एल माइनस एक्स अपॉन। अरे दिख रहा है किस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है?
x प्लस दिस क्या होगा, जोड़ के बताओ, l प्लस एक्स बाई टू। तो क्या ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, किस रेडियस के? Plus x by 2. व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट? Tension. T. तो कैन आई अप्लाई T इक्वल टू ma? Yes, sir. तो व्हाट इज द इक्वेशन? T बराबर, T की जगह T बराबर m की जगह बताइए m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। एक्सेलरेशन बताइए, Plus ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स बाई टू। वेरी गुड क्वेश्चन। तो T कम्स आउट m ओमेगा स्क्वायर बाई टू एल ब्रैकेट में एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Am I clear? Yes, sir. When we can apply the concept of center of mass? If we ever need to find out a known force, पहली बात, जब भी हमें F बराबर ma रॉड पर, बॉडी पर लगाना हो तो F बराबर ma नहीं है, F बराबर MACM। मोमेंटम निकालना हो तो P बराबर mv से, काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो कुछ भी नहीं, ऐसे नॉर्मल तरीके से निकालो, इंटीग्रेट करके, या आगे कुछ सिखाएंगे रोटेशन में तो अलग बात है, अभी तो ऐसे ही निकालो भैया। क्लियर है क्या मेरी बात? एंड ये अभी 2 mg का वर्क डन और ये सारी चीजें समझ में आ रही है आपको? जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखिए ध्यान से, एक लास्ट सवाल है जिससे के बाद सब क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे मान लो ये एक रॉड है, मास m, लेंथ l की, ठीक है, इसको ऐसे छोड़ा गया, ग्रेविटी नीचे की तरफ है। आफ्टर सम टाइम दिस रॉड बिकम वर्टिकल, दिस रॉड बिकम वर्टिकल। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनली ऐसे है, ठीक है। किसी ने कहा बताओ वर्क डन बाई ग्रेविटी, हमें कभी वर्क एनर्जी थ्योरी लगानी पड़ी तो हमें वर्क डन बाई ग्रेविटी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही? किसी ने कहा फाइंड आउट वर्क डन बाई ग्रेविटी। अब हमें वर्क डन बाई ग्रेविटी में हमें देखना पड़ता है कि नीचे कितना आया। तो अगर आप देखें, अगर ये एक पार्टिकल होता तो ये यहां आता तो हम कहते h नीचे आया। इसमें तो बेचारे ये पार्टिकल तो इतना ही नीचे आया, ये वाला पार्टिकल तो इतना ही नीचे आया, ये वाला पार्टिकल तो इतना ही नीचे आया, ये वाला पार्टिकल तो इतना ही नीचे आया। हर पार्टिकल अलग अलग नीचे आए हैं क्या? तो सीधे सीधे mg कुछ करना मुश्किल है। पर अभी हमने क्या सीखा? व्हाट वी कैन डू, वी कैन एज्यूम दिस इज नॉट अ रॉड, दिस इज अ पार्टिकल। वेयर इट इज केप्ट, वेयर इट इज केप्ट, सेंटर ऑफ मास। वेयर इज द सेंटर ऑफ मास? हियर। तो बताइए सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया? L/2, तो work done by gravity is mg L/2. Otherwise we have to integrate, but we can do this very well because we know the concept of center of mass. So there are benefits of center of mass. That now it is going to happen with us, it is going to come with us जब हम rods, body ऐसी चीजें डील करने वाले हैं। जब हम ऐसे केसेस में, अगर हम नॉर्मल तरीके से करते तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकालते हैं? अगर हम बचपन के तरीके से करते तो कैसे निकालते? हम कहते हैं यहां से x डिस्टेंस पे एक पार्टिकल लिया, ये dm, इसका dm मास है, ये पार्टिकल यहां से यहां पर आया, कितना नीचे आया ये पार्टिकल? x नीचे आया। तो व्हाट इज द वर्क डन ग्रेविटी ऑन दिस पार्टिकल? छोटे से पार्टिकल का मास कितना? m बाई एल इंटू dx इंटू g इंटू x, mgx। क्या ये वर्क डन बाई ग्रेविटी ऑन दिस पार्टिकल होता? इफ आई एड ऑल द वर्क डन देन विल गेट अ टोटल वर्क डन। इफ आई एड इट 0 to l, it comes out mgl/2. So now we don't need to do this integration. Now we don't need to do this integration to find out 4 things. 4 चीजों के अलावा कहीं पर भी अगर आपने सेंटर ऑफ मास चिपकाया तो आप फेल होके आएंगे। कौन सी 4 चीजें? If you want to apply F बराबर ma, you can assume the rod is not a rod, it is a particle kept at center of mass, F बराबर MACM. If you want to find out total momentum, you can assume rod is not a rod, it is a particle, F बराबर P बराबर mv. If you want to find out the work done by gravity, assume rod is not a rod, it is a particle kept at center of mass. Write down सिर्फ कितना नीचे आया, mgh. If you want to application of pseudo force, कभी जरूरत पड़े, वैसे आपको पड़ेगी नहीं अभी हाल फिलहाल, पर अगर कभी जरूरत पड़े, मतलब पूरी दुनिया में किसी को भी कितना पता होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम लिख रहे हो। तो ये 4 जगहों के अलावा अगर आपने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट कहीं भी लगाया तो आप फेल होने वाले हैं। आप ये याद रखिएगा, भले मैं कर पाऊं ना कर पाऊं, इन 4 जगहों के अलावा मैं कहीं सेंटर ऑफ मास लगाऊंगा नहीं। क्लियर है? That's it for today. बाय अगर सभी को enjoy your life, if you find it enjoyable, otherwise make your life, क्या कुछ और बोलता था मैं, otherwise make it possible. हमें ऐसा लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन
चाहे वो आईटी जेई की तैयारी कर रहा हो या नीट की तैयारी कर रहा हो, फ्री होनी चाहिए। इस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं, क्या उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। इसीलिए हम अपने पूरी टीम की मेहनत, जो हमने सालों साल एक्सपीरियंस से और आज की डेट में भी मेहनत करके बनाया है, वो सब हम फ्री यूट्यूब पे डालना चाह रहे हैं। पर आप समझते हैं कि चीज़ों को डेवलप करने के लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने अपने सारी पूंजी को खर्च कर दिया है। अब मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप कर सकें तो, अगर संभव हो, फाइनेंशियली आप पे लोड ना आए, तो हम चाहते हैं कि हमारा इस मिशन, जो हम बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन फॉर फ्री सारे बच्चों को देना चाहते हैं, उसमें हमें सपोर्ट करें। इफ यू फाइंड इट वर्दी, प्लीज स्कैन दिस QR कोड and contribute whatever you can.